नमस्कार, देवभूमि आज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में 6 माह के लिए आज शाम 6:45 पर विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। अब शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा पंडुकेश्वर और जोशीमठ में संपन्न होगी। कपाट बंद होने से पहले पूरे मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पूरा धाम गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से महक उठा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुक्रवार शाम से ही शुरू हो गई थी। शनिवार सुबह 6 बजे भगवान बद्रीनाथ की अभिषेक पूजा की गई। इसके बाद सुबह 8 बजे बाल भोग लगाया गया और दोपहर में 12:30 बजे भोग लगाया गया। शाम 4 बजे माता लक्ष्मी को बद्रीश पंचायत बद्रीनाथ के गर्भगृह में स्थापित किया गया और गर्भगृह से गरुड़ जी, उद्धव जी और कुबेर जी को बद्रीश पंचायत से बाहर लाया गया। सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने के बाद शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया गया। तो आपसे कुछ ही देर पहले यानी शाम 6:45 पर यानी भी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं और बाबा बद्री के कपाट जो है वो शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए। माता लक्ष्मी को गर्भगृह में स्थापित किया गया। पूरे विधि विधान से शुक्रवार को ये पूरा प्रोसेस शुरू हो गया था और शीतकाल तक के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले भव्य तैयारी की गई थी। आप तस्वीरों के जरिए बद्रीनाथ धाम चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और समझिए किस तरीके से इसे सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के पूरे जो प्रक्रिया चली है वो शुक्रवार से लगातार चल रही थी। माता लक्ष्मी को गर्भगृह में स्थापित किया गया, उसके बाद कपाट को शीतकाल तक के लिए बंद किया गया। सुदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप जी, आप वहां पर रहे होंगे, आपने देखा होगा, बताइए क्या तस्वीरें थी जब कपाट बंद हुए तो? सुदीप जी, क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी, सवाल हो रहा है। हाँ, मैं सुदीप जी ये बोल रहा था आपसे कि आज बाबा के कपाट बंद हो गए हैं शीतकाल तक के लिए बद्रीनाथ धाम के, लेकिन जो सजावट वहां पर देखने को मिली, जो तैयारियां वहां पर देखने को मिली, वो तस्वीरें विहंगम थी। काफी शानदार तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली हर वर्ष की भांति। आप वहां पर थे, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? देखिए, बाबा बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो बंद हो गए हैं। अगले वर्ष मार्च के बाद बाबा दर्शन के लिए होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। आज बहुत शानदार सज्जा की गई थी। आरटीवी के बैंड की जो धुन थी वो देर शाम तक मनोरम से लोग प्रसन्न होते रहे। 4 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई थी करने की। अलग अलग स्थानों पर मंदिर के अंदर जाके पूजा पाठ को संपन्न करते हुए बाहर आए। इस बीच जो बॉर्डर का हमारा गाँव है उत्तराखंड का, जिसे लोढ़ा कहते हैं, वहाँ की एक परंपरा है। स्थानीय महिलाएं एक स्वेटर पहनती हैं हर वर्ष और उसको घी में लपेट के लाती हैं ताकि भगवान को ठंड न लगे। वो भेंट किया गया। इसके ठीक बाद कपाट बंद हुए हैं और डोलियों के नीचे आने का प्रस्थान का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर आपका दृश्य बड़ा मनोरम होगा। बद्री विशाल सबको आशीर्वाद देते हुए क्लाउड आकाश पर चले गए। बहुत शुक्रिया सुदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़े हो तो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से तैयारियां की गई थी। घी में लपेट कर स्वेटर पहनाया गया ताकि भगवान को ठंड ना लगे। ये अपनी अपनी मान्यता, धार्मिक मान्यताएं जो हर वर्ष देखने को मिलती है देवभूमि में। और आज बाबा बद्री के कपाट बंद हो गए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद के निस्तारण कराए जाने के दावों के बीच उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर इसे मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री धामी समेत गणेश जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पिथौरागढ़ पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रैली का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत के आरोपों पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इससे बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं और बता भी रहे हैं। 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि उन्होंने सारे प्रकरणों पर, जैसे एक छोटे भाई और बड़े भाई का जो प्रकरण होता है, आपस में परिवार का जो बंटवारा होता है, जो बिंदु हमारे यहाँ पर पूर्व से चले आ रहे थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का बिंदु हो, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर जो ज़मीन है, उस ज़मीन का बंटवारा होना है, तो उस पर और 1700 मकान हैं, तो उन पर यह सहमति बनी है कि 15 दिन का उस पर ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की, और शेष जितना भी है सारा का सारा वो उत्तराखंड का हो जाएगा। हमारे मंत्रीगण, हमारे अन्य क्षेत्रीय सांसद, विधायकगण वहां पर सब उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री जी ने और राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा का जो सेकंड फेज था उसका शुभारंभ किया। वहीं साथ साथ आपको मालूम है कि राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक प्रकार की जो हमारी संपत्ति के बंटवारे की समस्याएं थी, 2017 के बाद उनमें ठीक से शुरुआत की गई और अनेक विषयों पर कुछ निर्णय हुए। हमारे उधर पिथौरागढ़ में बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगाज किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले वीरांगनाओं को नमन किया और कहा कि उत्तराखंड की हर गली, हर घर, हर शहर पवित्र धाम है। यहां सैन्य धाम की स्थापना इस पवित्र सोच को दर्शाती है कि मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि धामी अपने छोटे कार्यकाल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनको T20 मैच खेलने का मौका मिला है, जिसको वो शानदार तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन इनको 5 साल का टेस्ट मैच खेलने का मौका भी देना चाहिए। प्रदेश की जनता से राजनाथ सिंह ने अपील की थी कि धामी को 5 साल का टेस्ट मैच खेलने के बाद इन्हें टेस्ट कीजिए। पिछली बार जब मैंने आया था तो मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज, लेकिन आज चूंकि 2020 वाला ये मैच खेल रहे हैं, तो आज तो मैं कहना चाहूंगा सचमुच ये जो बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनकी तरह अच्छे फिनिशर हैं, उनकी तरह एक अच्छे फिनिशर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी राज्य की चिंता करें, हमारे सैनिक परिवारों की, जो सैनिक सीमा पर इस समय अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, उनके परिवारों की चिंता करें, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी चिंता करें। पिछली बार जब मैंने आया था तो मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज। तो कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद पुष्कर धामी सरकार पर अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। चारधाम के तीर्थ पुरोहितों और पंडित समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री का आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत हैं। अब कृषि कानूनों पर पीएम के ऐलान ने तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों को पंख लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार चुनावी साल में 2 अहम कानूनों पर घिरी है। इनमें पहला है देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। सरकार 7 और 8 दिसंबर को होने जा रही गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लेने के लिए विधेयक ला सकती है। केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को थामने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा था। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने भी मोर्चा संभाला था। तभी मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक देवस्थानम प्रबंधन कानून पर बड़ा फैसला होने के संकेत दिए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड पर राज्य सरकार निर्णय ले, नहीं तो कांग्रेस सत्ता में आते ही ये व्यवस्था समाप्त कर देगी। हम सब ने भगवान बद्री विशाल से वही कामना की कि जिस प्रकार हम मांग करते आ रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि प्रभु सबको सम्मति दे, और उसका ये परिणाम सामने आया कि आज तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात सामने आई है। उसी प्रकार भगवान आगे सद्बुद्धि देंगे और ये सरकार, ये जो देवस्थानम बोर्ड का इन्होंने जबरदस्ती हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाया है, इस कानून को रद्द करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हमने
भगवान बद्री विशाल जी के सामने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनते ही हम पहली कैबिनेट की बैठक में इस कानून के निरस्तीकरण का प्रस्ताव लाएंगे। वही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर लगा कि देवस्थानम प्रबंधन कानून चार धाम, मठ, मंदिर और संत समाज के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। हरक सिंह ने कहा कि जो भी निर्णय होगा सबसे सलाह मशविरा के बाद ही होगा। कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमने जब धामी जी मैं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केदारनाथ गए थे और वहाँ पंडित समाज, पुरोहित समाज से जब बातचीत हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी और मैंने भी समाज के लोगों से कहा था कि हम जो भी निर्णय करेंगे वो पुरोहित समाज के हित में होगा, पंडित समाज के हित में होगा, केदारनाथ के हित में होगा, बद्रीनाथ के हित में होगा, गंगोत्री के हित में होगा, यमुनोत्री के हित में होगा, वो सबके हित में होगा। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जबकि उसके सामने अध्यात्म और पार्टी के हिंदुत्व लाइन को फॉलो करने का भी दबाव है। परिसंपत्ति विवाद मामले पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जहां बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार का यूपी के सामने आत्मसमर्पण बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम धामी पर हाईकमान के दबाव में सरेंडर करने का आरोप लगाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने परिसंपत्तियों के बंटवारे में ये जो कल इस बात का ऐलान किया कि ये फाइनल सेटलमेंट है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये फाइनल सेटलमेंट किसके दबाव में उन्होंने किया। निश्चित रूप में मेरा ये आरोप है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ और उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता किया है और वो समझौता उनकी कुर्सी की कीमत पर है। बेहतर प्लेटफॉर्म देने की नीयत से, चुनाव में जाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देने की नीयत से, एक संदेश देने की नीयत से, अपर हैंड देने की नीयत से मुख्यमंत्री जी पर ये दबाव बनाया कि वो लखनऊ जाएं और इस समझौते को। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है उत्तराखंड में। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।